नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर जिसको शॉर्ट में पीएमडीसीएम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर का सेक्शनल व्यू यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो आपका देख रहे हैं हॉलो सिलिंड्रिकल पार्ट, ये हमारा योक है जिसको स्टेटर भी कहते हैं और ये स्टील का बनता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब हमारा रेडियली मैग्नेटाइज परमानेंट मैग्नेट है जो एल्निको का बनता है। एल्निको है क्या? एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का एलॉय है। तो एल्निको जो है हमारा बहुत अच्छा परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल है, इसलिए हम यहाँ ठीक है रेडियली मैग्नेटाइज परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं। किसका? एल्निको का। ठीक है, तो ये देखिए ये भी परमानेंट मैग्नेट है, ये भी परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, तो ये देखिए नॉर्थ आपको यहाँ दिख रहा है पोल, तो इसका साउथ पोल यहाँ पे होता है। ठीक है, और ये साउथ दिख रहा है, इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे होता है। लेकिन अभी मशीन के ऑपरेशन के लिए यहाँ का नॉर्थ और यहाँ का साउथ ही आपको इफेक्टिव है, इसलिए यहाँ का साउथ और यहाँ का नॉर्थ हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हम लोगों को जो है यहाँ पे ठीक है मैग्नेटिक फ्लक्स तो प्राप्त हो जा रहा है परमानेंट मैग्नेट की वजह से। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट जो है हम लोगों को यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड कर दे रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि योक या स्टेटर जो है ये क्या करता है, मैग्नेटिक सर्किट को कंप्लीट करने में मदद भी करता है। तो इसको समझ लेते हैं। ये देखिए नॉर्थ टू साउथ आपको 5 फ्लक्स मिल रहा है, लेकिन ये देखिए 5/2 फ्लक्स ऐसे योक होते हुए अपना पाथ कंप्लीट कर रहा है और 5/2 फ्लक्स जो है ऐसे होते हुए अपना जो है पाथ कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि दो पोल है तो दो मैग्नेटिक सर्किट भी हो रहा है, अर्थात नंबर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स। ठीक है, जितना पोल होगा उतना ही हमारा मैग्नेटिक सर्किट होता है। और यहाँ पर जो है ठीक है योक या स्टेटर जो है वो 50% फ्लक्स यानी 5/2 फ्लक्स को जो है वो कैरी कर रहा है। ठीक है, और ये देखिए बीच वाला जो पार्ट है ये आर्मेचर है और ये आर्मेचर जो है सिमिलर टू दैट ऑफ कन्वेंशनल डीसी मोटर। जैसा कि कन्वेंशनल डीसी मोटर का आर्मेचर होता है बिल्कुल वैसा ही आर्मेचर हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ये सब जो गोल गोल दिख रहा है ये सब आर्मेचर कंडक्टर्स है। ठीक है, ये वाला शाफ्ट है बीच में और ये आपका कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर के ऊपर में आपका ब्रशेस रेस्ट कर रहा है। ठीक है, ब्रशेस हमारा कार्बन का हो सकता है या ग्रेफाइट का हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम लोग कार्बन ब्रशेस का उपयोग करते हैं और कार्बन ब्रशेस की मदद से टर्मिनल्स बाहर निकालते हैं और टर्मिनल्स पर जो हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं। ये भी जो है डीसी सप्लाई वोल्टेज है और ये हमारा आर्मेचर करंट है। तो इस तरह से जो है हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर का सेक्शनल व्यू को समझ लिए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हम ऑपरेशन की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि एक कन्वेंशनल डीसी मोटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पर जो आर्मेचर कंडक्टर है उस पर करंट का फ्लो जो है आपका एक्सियल हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारा फाई वो रेडियल है। तो यहाँ पे एक्सियल आर्मेचर करंट और रेडियल मैग्नेटिक फ्लक्स इसके बीच में इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन के पश्चात जो है आपको यहाँ पे टॉर्क मिलेगा और टॉर्क के डायरेक्शन पर आर्मेचर आपका घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पे फोर्स आएगा ठीक है इंड्यूस फोर्स होगा, उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड जिसका ये 4 फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये थंब। ठीक है, 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स बताता है, आपका मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है कंडक्टर पर, तो ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस फोर्स बताएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए आउटवर्ड करंट जो है ठीक है, अगर देख लीजिए आउटवर्ड करंट को डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर को इधर से व्यू करेंगे तो आपको ये वाला सेक्शनल व्यू मिलेगा। तो यहाँ देखिए आउटवर्ड करंट को डॉट से दिखा रहे हैं और फ्लक्स आपका क्या है, डाउनवर्ड है। तो ये देख लीजिए फ्लक्स डाउनवर्ड, डॉट का मतलब करंट आउटवर्ड, तो ये हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। तो ये देखिए फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। तो इस फोर्स के डायरेक्शन पर आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क मिलेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क मिलेगा तो यहाँ पे आर्मेचर जो है आपका क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा। तो मैंने एक आर्मेचर कंडक्टर पर जो है ठीक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करके दिखा दिया है। इसी तरह से सारे आर्मेचर कंडक्टर पर आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब में जो है आपको क्लॉकवाइज टॉर्क आपको मिलेगा। इस तरह से रिजल्टेंट टॉर्क भी आपका क्लॉकवाइज होगा और इस तरह से आपका आर्मेचर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर घूमने लगेगा। लेकिन एक चीज़ नोट में रखना है आपको याद कि देखिए ये है आपका फ्लक्स का डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मशीन में जो है ठीक है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे है, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन बीचों बीच से परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होता है वो हमारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है एमएनए, और एमएनए पर लाई करने वाला जो कंडक्टर होता है उस पर कोई करंट फ्लो नहीं होता है। यानी
जो है एमएनए पर लाई करने वाला जो कंडक्टर होगा उसके वजह से कोई फोर्स इंड्यूस नहीं होता है और उसके वजह से कोई टॉर्क इंड्यूस नहीं होता है। ठीक है, एमएनए को छोड़ करके जो नॉन एमएनए पोजीशन पर जो कंडक्टर्स होगा, ठीक है, उसमें करंट होता है तो उसमें फोर्स भी आएगा और वो टॉर्क भी कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑपरेशन समझ गए। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे एक जो है इलेक्ट्रिकल पावर का कन्वर्सन हो जाता है मैकेनिकल पावर में। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है हमारा बैक ईएमएफ ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू फाई। एन क्या है, स्पीड इन आरपीएम है, और फाई हमारा फ्लक्स पर पोल इन वेबर में है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, और हम लोग टॉर्क इक्वेशन जानते हैं, टाउ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए, तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, टाउ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये वाला इक्वेशन को ऐसे लिखा गया है और ये वाला इक्वेशन को ऐसे लिखा गया है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ हमारा फ्लक्स फाई जो है वो कांस्टेंट है, परमानेंट मैग्नेट की वजह से जो है हमारा फाई जो मिल रहा है वो हमारा कांस्टेंट है। अब हम लोग जो है आर्मेचर पर केवीएल इक्वेशन अगर लिखेंगे तो हो जाएगा V इक्वल टू ईबी प्लस आई आर ए हो जाएगा। V हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, V हमारा, और ईबी हमारा क्या है, बैक ईएमएफ है। V हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, ईबी हमारा बैक ईएमएफ है, आई आर्मेचर करंट है, और आर ए आर्मेचर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से बैक ईएमएफ ईबी निकालेंगे तो V माइनस आई आर ए हो जाएगा। तो अब देखिए ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, तो आप यहाँ ईबी की जगह एन रख दीजिए और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यूज कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये एन हो गया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हो गया, उसके बाद ब्रैकेट के भीतर भी माइनस आई आर ए हो गया। तो ये वाला जो है आपका स्पीड इक्वेशन हो जाता है, किसके लिए? तो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर का। तो यहाँ क्या है कि आप भी को वेरी करके स्पीड वेरी कर सकते हैं। ठीक है, यानी वोल्टेज बढ़ा करके स्पीड बढ़ा सकते हैं और वोल्टेज घटा के स्पीड घटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि वोल्टेज वेरिएशन जो है, ठीक है, जो रेंज होता है, ठीक है, एक सर्टेन रेंज के भीतर में ही होना चाहिए, चाहे गिवन रेंज के भीतर में ही होना चाहिए, ताकि किसी तरह का कोई डैमेजिंग इफेक्ट ना हो। तो इस तरह से यहाँ पे वोल्टेज को वेरी करके आप स्पीड वेरी करेंगे, वोल्टेज बढ़ा के स्पीड बढ़ाएंगे, वोल्टेज घटा के स्पीड घटाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि यहाँ आर्मेचर रेसिस्टेंस आर ए को वेरी करके भी स्पीड को वेरी किया जा सकता है। आर ए को बढ़ाएंगे तो स्पीड आपका घटेगा। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड। तो हम लोग यहाँ अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड या आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड, दोनों में से कोई मेथड यूज़ करके हम लोग मोटर पर जो है स्पीड कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड जो है हमारा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर का, इसमें फ्रैक्शनल किलोवाट जो है आपको कैपेसिटी मिलेगा। ये फ्रैक्शनल किलोवाट डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्शन है इसमें आपको फ्रैक्शनल किलोवाट का कैपेसिटी प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ अप्लाइड वोल्टेज 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट हो सकता है डीसी में। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर बहुत कम पावर में, लो पावर वाट, लो पावर मतलब पावर आपका वाट लेवल पर है, लो पावर में अगर आपको डीसी मोटर चाहिए या लो पावर में आपको, वेरी लो पावर में आपको परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर चाहिए, तो उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ भी परमानेंट मैग्नेट का कंसेप्ट वही है जैसा कि यहाँ था आपका, लेकिन यहाँ आर्मेचर का बनावट में कुछ जो है आपको चेंजेस दिखेगा। ठीक है, ये आर्मेचर जो है आपका लैमिनेटेड होता है और सिलिकॉन कंटेंट स्टील का बनता है, ताकि जो है हमारा मैग्नेटिक या कोर लॉसेस जो है वो मिनिमाइज हो सके। तो यहाँ पर भी जो कोर है हमारा आर्मेचर कोर, ये भी लैमिनेटेड होता है और सिलिकॉन कंटेंट स्टील का बनता है, जिसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो कोर लॉस है या मैग्नेटिक लॉस है वो हमारा मिनिमम होता है। तो यहाँ पर भी वही है, हम लोग जो आर्मेचर बना रहे हैं इसमें हम लोग सिलिकॉन कंटेंट स्टील यूज़ कर रहे हैं और लैमिनेटेड कोर यूज़ कर रहे हैं, यानी सिलिकॉन कंटेंट स्टील का लैमिनेटेड कोर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे कोर लॉस या मैग्नेटिक लॉस मिनिमम होगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उठा हुआ जो पार्ट है ना ये सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर हो गया। अब प्रत्येक जो आपका पोल है उसमें आपका कॉइल डाला हुआ है। ठीक है, ये सारे कॉइल्स जो है आपका, ठीक है, सेम मटेरियल का है, सेम जो है स्टैंडर्ड वायर गेज यूज़ हुआ है। ठीक है, सब में क्या है, सेम नंबर ऑफ टर्न्स है, और वाइंडिंग का जो डायरेक्शन है वो सब में सेम ही है, यानी यहाँ क्लॉकवाइज टर्न है तो यहाँ भी क्लॉकवाइज टर्न होगा, यहाँ भी क्लॉकवाइज टर्न होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए हम लोग। यहाँ पे कॉइल डाले हुए हैं और प्रत्येक कॉइल का कनेक्शन जो है आपको कम्यूटेटर से करना है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। इस कॉइल का कनेक्शन यहाँ पे हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ, इस कॉइल का कनेक्शन यहाँ और यहाँ होगा, और इस कॉइल का कनेक्शन यहाँ और यहाँ होगा। ठीक है, ये बीच वाला शाफ्ट है और ये देखिए ये कम्यूटेटर का स्ट्रक्चर है, कम्यूटेटर से ही जो है सारे कॉइल्स का कनेक्शन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये सब आपका ब्रश है जिसकी मदद से डीसी सप्लाई आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे डीसी सप्लाई देंगे तो कोई एक कॉइल आपका एनर्जाइड होगा। मान लेते हैं कि कॉइल 1 एनर्जाइड हो रहा है, और कॉइल 1 एनर्जाइड हो रहा है तो उसके वजह से क्या होगा कि यहाँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे करंट यहाँ पे रिवॉल्व करेगा तो यहाँ पर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड आपको प्राप्त होगा। देखिए
राइट हैंड थंब रूल, ये देखिए ये चारों जो फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया कॉइल में, तो ये जो थंब होता है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो फाई का डायरेक्शन ये होगा, तो इस साइड आप नॉर्थ पोल और इस साइड आप साउथ पोल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो उसी तरह से जैसे ही आप यहाँ सप्लाई देंगे और ये वाला कॉइल 1 एनर्जाइड होगा, तो यहाँ पे आपको कॉइल पर करंट का डायरेक्शन प्राप्त होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इस तरह से यहाँ आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर प्राप्त होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा और यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है कि अगर हम यहाँ बात करेंगे, देखिए ये देखिए नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये साउथ पोल इस साउथ पोल को धकेल रहा है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा कि ये जो है आर्मेचर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर घूमेगा। फिर क्या होगा कि अब जो है कॉइल 1 के बाद कॉइल 2 एनर्जाइड होगा, फिर कॉइल 3 एनर्जाइड होगा, और इस तरह से क्या होगा कि ये साइकिल रिपीट होते रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर टॉर्क आपको मिलता रहेगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर घूमता रहेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है कि कम्यूटेटर फंक्शन के वजह से, कम्यूटेटर फंक्शन के वजह से क्या है कि आप देखेंगे कि इस पर जो है डायरेक्शन ऑफ करंट मान लीजिए क्लॉकवाइज था, तो इस पर डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा ड्यूरिंग सप्लाई वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ जैसे शिफ्ट करेंगे तो होता क्या है कि यहाँ जो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट था वो डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ उल्टा हो जाता है, और यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ का डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा हो जाता है, ठीक, जो मोशन को सपोर्ट करता है यहाँ पर। तो इस तरह से जो है हम लोगों को यहाँ पे हर परिस्थिति पर इस पर्टिकुलर केस के लिए आपको क्लॉकवाइज टॉर्क प्राप्त होगा, और क्लॉकवाइज टॉर्क प्राप्त होगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर घूमते रहेगा जब तक आप इसको सप्लाई देंगे, ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये लो पावर डीसी मोटर्स या लो पावर परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर के लिए लागू होता है, ठीक है। अब हम लोग एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स का, ये वाला कंस्ट्रक्शन जो काफ़ी लो पावर पर जो है होता है, तो इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, टॉय इंडस्ट्री पर कर सकते हैं, रिकॉर्ड प्लेयर्स पर कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये वाला कंस्ट्रक्शन वाला परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर का उपयोग जो है ऑटोमोबाइल्स पर होता है। देखिए गाड़ी का या कार का विंडशील्ड हो गया, उस पर एक वाइपर काम करता है, वाशर होता है विंडशील्ड को साफ़ करने के लिए। तो आपका विंडशील्ड का वाइपर, वाशर, ठीक है, या पावर विंडो, देखिए विंडो का जो ग्लास होता है उसको जो है आप स्विच से ऑपरेट करते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स पर आपका विंडशील्ड, वाइपर, वाशर, पावर विंडो ये सब वगैरह होता है, उस पर थोड़ा सा जो है हाई कैपेसिटी वाला जो है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ये वाला कंस्ट्रक्शन उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के एप्लीकेशन समझ गए, ये वाला कंस्ट्रक्शन जो है हमारा टॉय इंडस्ट्री पर या रिकॉर्ड प्लेयर्स वगैरह पर यूज़ होता है, और ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारा ऑटोमोबाइल्स पर जो है यूज़ होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रिवर्स रोटेशन का। तो रिवर्स रोटेशन कैसे करेंगे यहाँ पे, बस यहाँ पर रिवर्स रोटेशन करने का एक ही तरीका है कि सप्लाई का पोलरिटी आप बदल दीजिए, सप्लाई का पोलरिटी बदल दीजिए, टॉर्क रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स रोटेशन आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस का। तो एक परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपका फील्ड वाइंडिंग नहीं है, तो फील्ड वाइंडिंग का जो स्पेस होता है वो आप यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, यानी फील्ड वाइंडिंग नहीं है तो उसका स्पेस भी नहीं है, इसलिए परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर क्या होता है, थोड़ा सा स्मॉल साइज में होता है, कॉम्पैक्ट होता है। अब क्या है कि अगर आपका फील्ड वाइंडिंग नहीं है तो फील्ड वाइंडिंग पर होने वाला जो आपका कॉपर लॉस है वो भी नहीं होगा, अर्थात परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर क्या होगा, आपका एफिशिएंट होगा, ठीक है। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स का, वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर आप परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट में फ्लक्स डेंसिटी जो है वो हमारा काफ़ी कम रहता है, जिसके वजह से जो टॉर्क होगा वो काफ़ी लो टॉर्क रहेगा, ठीक है। टॉर्क जो है आपको यहाँ पे कमज़ोर टॉर्क जो है प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमारा परमानेंट मैग्नेट से फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, पुअर रहता है, ठीक है। तो टॉर्क भी पुअर हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं, तो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, समय के साथ जो होता है वो, ठीक है, ग्रेजुअली डीमैग्नेटाइज करता है, ठीक है। 8 साल, 10 साल, 12 साल के बाद जो है उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वो नहीं रहेगा जो पहले था। तो समय के साथ जो है परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो घटने लगता है। फिर तीसरा बात, अगर तीसरा डिसएडवांटेज के रूप में हम लोग देखेंगे तो हम यहाँ ये देखेंगे कि जब इसको कंटिन्यूस रन कराएंगे तो क्या होगा कि मोटर हीट होगा, ठीक है। और हीट होगा तो क्या होता है, अगर हीटिंग होता है तो हीटिंग के वजह से जो है परमानेंट मैग्नेट वो डीमैग्नेटाइज कर सकता है, और डीमैग्नेटाइज अगर होगा हीटिंग के वजह से
तो फिर वो उसका ऑपरेशन पर आपको प्रभाव दिखेगा। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस था परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स का। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।